ट्रांसफार्मर के स्पेशल 9 फीचर्स वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देयर इज इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द प्राइमरी साइड एंड द लोड साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब कोई भी कनेक्शन जो वहां पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी का है वो अवेलेबल नहीं है, तो इसमें पावर ट्रांसफर कैसा हो जाता है। आइए आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है ही नहीं तो पावर कैसे ट्रांसफर होता है ट्रांसफार्मर में। नाउ सी, अब ट्रांसफार्मर के उस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए जो मैंने आपसे कुछ देर पहले अभी कहा है कि देखिए यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अवेलेबल नहीं है हमारे ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग पे। जैसे फॉर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफार्मर मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं कि ये हमारा एक इनपुट पोर्ट है जिसको बेसिकली हम बोलेंगे प्राइमरी साइड या हम इसको बोल सकते हैं सप्लाइड साइड। ओके, तो यहां पर जो रहेगा जो हमारा ये जो इनपुट पोर्ट है, ये जो इनपुट पोर्ट है, अब देखिए यहां पर इनपुट पोर्ट और ये हो गया आउटपुट पोर्ट, ये हो गया आउटपुट पोर्ट। अब देखिए यहां पर इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि इसमें पावर ट्रांसफर हो कैसे रहे। अब देखिए यहां पर जो हमारा इनपुट पोर्ट है बेसिकली वही हमारा एक सप्लाई साइड भी है, तो यहां पर क्या करेंगे हम एक सप्लाई देंगे। क्या देंगे यहां पर हम एक सप्लाई देंगे और मान लीजिए उस सप्लाई वोल्टेज को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैं उसको लिख रहा हूं V1। मैंने क्या लिख दिया उसको V1। तो ये जो V1 रहेगा, अब देखेंगे यहां पर तो जो V1 रहेगा ये क्या करेगा, यहां पर एक I1 करंट को सर्कुलेट कराएगा। क्या करेगा, यहां पर एक I1 करंट जो रहेगा सर्कुलेट कराएगा। कहां पर कराएगा सर्कुलेट I1 को, आप देखिए ये जो हमारा इनपुट पोर्ट है ना, यहां पर जो आपको ये नंबर ऑफ जो टर्न्स दिख रहे हैं ना, इसको मैं यहां पर N1 लिख देता हूं। इसी प्रकार से जो टर्न सेकेंडरी में आपको दिख रहा है इसको मैं यहां पर N2 लिख देता हूं, राइट। तो ये जो प्राइमरी करंट I1 है ना, ये कहां से जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न से पास होगा, राइट है। अब देखिए स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कि जो आउटपुट पोर्ट है जो बेसिकली हमारा एक लोड साइड है, तो यहां पर कोई भी एक लोड अवेलेबल नहीं है, कोई भी यहां पर लोड अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कि प्राइमरी में जो भी हमारा यहां पर करंट जाएगा इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं एक नो लोड करंट। तो ये जो I0 है ना, ये I0 जो है इसको हम बोल देते हैं एक नो लोड करंट। क्या हो गया, ये एक नो लोड करंट हो गया। और नो लोड करंट जब रहेगा, जब कोई लोड वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ये नो लोड करंट ड्रॉन होगा। अब देखिएगा ये एक नो लोड करंट है, तो नो लोड करंट यहां पे ड्रॉन होगा और नो लोड करंट के भी दो फैक्टर निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे, दो फैक्टर निकल के आएंगे। एक मान लीजिए इसको मैं बोलता हूं IC और एक को मैं बोलता हूं IM। तो ये जो IM जो है, ये जो IM है, इट इज नथिंग बट यू कैन से ये वो करंट है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स आने वाला है। ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, राइट, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग करंट IM। क्या करेगा, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर में क्या आने वाला है, यहां पर फ्लक्स आने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही हमने प्राइमरी साइड में यहां पर सप्लाई वोल्टेज दिया, यहां पर करंट I0 आ गया, बिकॉज कंडीशन क्या है, नो लोड की है। तो ये जो नो लोड करंट है यहां पे ड्रॉ करेगा IC और IM। IC जो है इसको हम बोलेंगे कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, इसको हम बोलेंगे कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। मतलब जो ट्रांसफार्मर कोर में कोर लॉस होने जा रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो IC है, ठीक है। तो ये जो IM है ये यहां पर क्या होगा, अब ये यहां पर क्या होगा, सर्कुलेट करेगा। तो वी कैन से द IM करंट, द मैग्नेटाइजिंग करंट, नाम में ही आ गया मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब मैग्नेटाइज कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर से पास होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जैसे मैं यहां बोल रहा हूं मैग्नेटाइजिंग करंट, तो यू कैन से कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा IM, ये नंबर ऑफ टर्न से पास होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, I इंटू N बनेगा और I इंटू N को हम क्या बोलते हैं, MMF। क्या बोलते हैं इसको, MMF, ठीक है। और MMF जो होगा इसकी वजह से ट्रांसफार्मर में क्या आने वाला है, अभी फ्लक्स आने वाला है। सो वी कैन रिलेट द MMF एंड द फ्लक्स along with the reluctance, राइट। तो अब देखिए यहां पर ये जो रिलक्टेंस है
ये जो रिलक्टेंस है ये क्या करेगा, ये इस फ्लक्स को अपोज करेगा। इसीलिए हम एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल लेंगे जिसका जो रिलक्टेंस है वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, क्योंकि जब रिलक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो अभी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। और फ्लक्स को ज्यादा करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिलक्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये कम होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब देखिए यहां पर जब मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्लक्स की वैल्यू को ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग का प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज गोइंग टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो जो फ्लक्स जितना चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है, देखिए यहां पर, तो फ्लक्स की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, राइट। तो इसीलिए यहां पर जो भी हम कोर लेंगे उसका रिलक्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। नाउ दिस एमएमएफ विल प्रोड्यूसेस ए फ्लक्स इन दिस ट्रांसफार्मर, सो आई कैन ड्रॉ दिस फ्लक्स। अब देखेंगे यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं ये फ्लक्स, देखिए आप, मैं इसको एक ये रेड जो पेन है मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं यहां, बस ये जो है ये ट्रांसफार्मर का फ्लक्स, यहां फाई, ये फाई आ गया, ये फाई आ गया, राइट। अब ये फाई आ गया यहां पर। अब जैसे ही ये जो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स है, बिकॉज हमने एसी सप्लाई दिया हुआ है, तो जो फ्लक्स भी होगा वो एक अल्टरनेटिंग नेचर पर होगा। कैसा होगा, जो फ्लक्स भी होगा वो कैसा होगा, वो एक अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। तो क्या करेगा, ये एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। क्या करेगा, ये एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। और ईएमएफ कहां इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा आपका सेकेंडरी में, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। उसी प्रकार से जो फ्लक्स है ये आके हमारा जो इनपुट पोर्ट है यहां पर भी इसको लिंक करेगा, और इसकी वजह से यहां पर भी ईएमएफ आएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E1। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वी कैन से द इनपुट साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ E1। ठीक है, तो जो सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज E2 इज रिस्पॉन्सिबल, E2 इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना, और E1 बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंडक्शन फिनोमिना, राइट। तो ये जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है इसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, ये आप ध्यान पे रखिएगा। E1 जो है इसको हम बैक EMF भी बोलते हैं। Now what do you mean by the back EMF we are saying here? Now this back EMF is going to limit the amount of this magnetizing current which has to be in a permissible range to produce this flux in this transformer core। ठीक है, तो इसलिए इस EMF को हम क्या बोलते हैं, बैक EMF। जो ये बैक EMF है सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा और मैग्नेटाइजिंग करंट को लिमिट करेगा। कितना लिमिट करेगा, द मैग्नेटाइजिंग करंट हैज टू बी अराउंड यू कैन से 4 to 8% ऑफ द फुल लोड करंट, 4 to 8% ऑफ द फुल लोड करंट, राइट। तो इसकी अमाउंट को लिमिट करेगा, और क्या करेगा, यहां पर जो हमारा बैक EMF है ये ट्रांसफार्मर को एक स्वेप जोन पर लेके जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स भी आ गया, अभी सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ गया, प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ गया, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये एक हमारा जो कंडीशन ट्रांसफार्मर का बन रहा है ये बन रहा है एट द कंडीशन ऑफ द नो लोड। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसफार्मर में हम यहां पर एक लोड को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी ट्रांसफार्मर का जो हमारा आउटपुट पोर्ट है, या जिसको हम बोल सकते हैं जो हमारा एक सेकेंडरी साइड है, यहां पर मैंने एक लोड लगा दिया है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या बोला, लोड इंपेडेंस बोला हुआ है। तो मान लीजिए जो लोड है इट कुड बी ए रेजिस्टिव, इट कुड बी ए इंडक्टिव, और इट कुड बी ए कैपेसिटिव। तो जैसे ही मैंने लोड लगाया, आप देखेंगे जो हमारा आउटपुट पोर्ट का जो सर्किटरी है ये कंप्लीट हो गया। क्या हो गया है, यहां पर कंप्लीट हो गया है। तो इस वजह से यहां पर अब करंट ड्रॉन होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे ही हमने तो भाई सप्लाई दिया था प्राइमरी साइड पर, जो हमारा जो हमारा इनपुट पोर्ट का जो वाइंडिंग है जिसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग भी बोलेंगे, तो प्राइमरी वाइंडिंग में हमने सप्लाई दिया था V1,
उसकी वजह से करंट आया I1, उसकी वजह से नो लोड करंट आया I0, उसकी वजह से करंट आया IM, और IM की वजह से ट्रांसफार्मर में क्या आया, यहाँ पर फ्लक्स आया, राइट। अब इस फ्लक्स की वजह से हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 E2 आया। अब मुझे आप बताइए कि आपको इस जो सेकेंडरी जो हमारा यहाँ पे वाइंडिंग है और प्राइमरी वाइंडिंग है, क्या इन दोनों में कुछ आपको कनेक्शन नजर आ रहा है क्या? कुछ भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नजर आ रहा है क्या? कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हम लोड यहाँ पर लगा रहे हैं सेकेंडरी साइड पर, आउटपुट पोर्ट पर, तो उस लोड में लोड करंट कहाँ से आएगा, या हम बोलें वो लोड करंट देने वाला वोल्टेज सोर्स कौन बनेगा? तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेकेंडरी साइड पे, आउटपुट पोर्ट पे ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 हमने लिखा हुआ है, नाउ दिस विल वर्क एज एन वोल्टेज सोर्स फॉर द लोड, एंड दिस will give a current that will called as the load current, and that load current is going to be passing from the load. So this load current अब यहाँ पर जाएगा, लोड उसको कंज्यूम करेगा. Now the load is going to be operated because now in this condition we have got the load current. This load current will be given by the induced EMF E2 which is produced by the flux इन द ट्रांसफार्मर कोर. तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, हमने सप्लाई दिया प्राइमरी वाइंडिंग को जिसका किसी प्रकार से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग से नहीं है, लेकिन यहाँ जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट बना है उसकी वजह से जो फ्लक्स सेटअप हुआ प्राइमरी वोल्टेज की वजह से, उसी फ्लक्स ने सेकेंडरी में भी क्या कर दिया, यहाँ पर एक वोल्टेज प्रोड्यूस कर दिया. उसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब ये क्या करेगा, यहाँ पर लोड को लोड करंट सप्लाई करेगा, और जो भी वोल्टेज लोड के अक्रॉस में आएगा, जो भी वोल्टेज लोड के अक्रॉस में आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे लोड वोल्टेज, या इसको मैं यहां पर लिख देता हूं V2. तो V2 इज नथिंग बट द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, और यू कैन से द लोड वोल्टेज. ये आ गया V2. तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के प्राइमरी साइड से या इनपुट साइड से जो एनर्जी हमें सेकेंडरी में भेजनी थी वो वहां पर पहुंच चुकी है. तो यदि हम लोग बोलेंगे तो जो प्राइमरी में आप बात करेंगे एनर्जी का, तो आप देखेंगे ये E1 इंटू I1. अब ये भी जो भी हमारा पावर है E1 I1, और जो भी हमारा पावर आउटपुट पे होगा E2 I2, दैट इज गोइंग टू बी सेम. मैंने यहां पर I2 लिखा है, तो I2 इज नथिंग बट दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द लोड करंट, बिकॉज द लोड करंट I2 इज गोइंग टू बी इन द सीरीज, राइट. तो अब देखिए जो हमारा इनपुट पावर जो होगा E1 I1, और जो हमारा आउटपुट पावर है E2 I2, बोथ इज गोइंग टू बी सेम. दैट्स व्हाई मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है ट्रांसफार्मर इज नोन एज द कांस्टेंट पावर डिवाइस, बिकॉज वी हैव द पावर सेम इन द इनपुट पोर्ट टू द आउटपुट पोर्ट, राइट हियर. तो आप देखिए बड़ा एक खतरनाक मैकेनिज्म अभी हो चुका है. बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो चुकी है प्राइमरी से सेकेंडरी साइड की तरफ. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमको ये समझ में तो आ चुका है कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी में. तो हमको समझ में ये आ गया है, बिकॉज ऑफ दिस electromagnetic connection we are transferring the energy from primary to secondary without changing the frequency. तो frequency जो रहेगा इनपुट पर वही frequency कहाँ रहेगा, आउटपुट पर. frequency is not going to be changed. अब देखिए अब जब सेकेंडरी करंट यहां पर आ रहा है, जो ये सेकेंडरी करंट I2 यहां पर आ रहा है, ये क्लोज सर्किट बना हुआ है, तो I2 यहां से पास होगा. अब जैसे ही I2 यहां से पास होगा तो इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी टर्न है N2 और I2, तो ये भी तो MMF बनाएगा, N2 और I2 तो MMF बनाएगा. इसका मतलब फ्लक्स यहां पर भी आएगा. तो मान लो इसको मैं लिख देता हूं phi2. क्या देता हूं उसको यहां पर phi2. तो अगेन सेम वी कैन रिलेट द फ्लक्स एंड द MMF अलोंग विद द रिलक्टेंस. तो ये हो गया रिलक्टेंस, राइट. तो अब जो फ्लक्स है अब देखेंगे phi2. अब आप ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि
कि जब हम करंट I2 यहां पर देख रहे हैं आउटपुट पोर्ट पर, उसकी वजह से यहां पर फ्लक्स phi2 आ रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा आप ध्यान से देखिए। सिंपल वे पे मैं आपको यहां बोल सकता हूं कि जो करंट आप देखेंगे तो करंट हमारा जो है यहां पर जो इनपुट करंट है I1 आप देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो कोर है, वाइंडिंग है, यू कैन से दिस I1 करंट इज going into the transformer, but as you can see the current out I2 is going away from this transformer and going to the load. Direction is opposite, you can say. Direction क्या हो गया यहाँ पर? Opposite. So this I1 is incoming and I2 is outgoing. So the flux is going to set up in this transformer core, that is going to be opposing direction of the already set up flux phi in the transformer. So I can draw here. अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको यहाँ पर। ये जो फ्लक्स मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये ब्लैक इंक से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो फ्लक्स रहेगा, ये प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारे करंट I2 की वजह से। I2 की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्लक्स आ रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? phi2। सो क्या बोल रहे हैं हम phi2 बोल रहे हैं। अब देखिए आपको डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा कि जो phi है और phi2 देखिए यहाँ पर, दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान से देखिए आप, तो आपको दिख रहा होगा कि जो ट्रांसफार्मर का जो मेन फ्लक्स है यहाँ पर phi, और जो ये भी फ्लक्स phi2 आया है बिकॉज ऑफ दिस लोड करंट और भी सेकेंडरी करंट, तो वो अपोजिट हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मेन जो फ्लक्स phi है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और यदि phi की वैल्यू कम होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ यदि कम हो जाएगा तो लोड करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दिस इज अनडिजायरेबल फॉर अस, सो विल नॉट गेट दैट मच ऑफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि जो फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है phi2, इट हैज टू बी कैंसल आउट, इट has to be cancelled out. So now to cancel this flux phi2, we'll take the extra current. कहां लेंगे? सेकेंडरी की प्राइमरी? आप बताइए। क्योंकि I2 में यदि मैं लूंगा एक्स्ट्रा करंट तो वो सेम डायरेक्शन में फ्लक्स बनाएगा जो phi2 को और मजबूत करेगा और phi को और मिनिमम करेगा। इसीलिए I will take a compensating current in the primary side. So I will take and I'll give name to that current will be the I1 dash. I will give the name to the I1 dash, and I1 dash is nothing but it is called the load component of primary current. I1 dash is called the load primary current. अब देखिए, अब ये जो I1 dash है, आप देखेंगे I1 dash और I1 दोनों सेम फेज में दिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए आप, दोनों सीरीज हुए कि नहीं हुए? यहाँ पर सीरीज हुए। तो I1 dash भी क्या होगा आप देखेंगे यहाँ से, तो जो I1 dash होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स N1 से पास होगा, तो अगेन MMF बनाएगा तो फ्लक्स बनाएगा। तो अब जो I1 डैश की वजह से जो फ्लक्स आएगा, आप देखेंगे I1 डैश इक्वल टू N1 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? I2 इंटू N2। क्यों लिखा? क्योंकि इस I2 की वजह से जो फ्लक्स phi2 आ रहा है उसको कंपनसेट हमको करना है, इसीलिए हमने I1 डैश लिया। तो I1 डैश जो हो गया, इट इज ए कंपनसेटिंग करंट टू द लोड करंट, दैट्स व्हाई आई टर्न I1 डैश N1 इक्वल टू N2 I2, एंड दिस आई कैन राइट, दिस इज गिवन एज द phi1 डैश इज इक्वल टू द phi2। आप देख सकते हैं कि I1 डैश की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है phi1 डैश, दैट इज in same in the magnitude but opposite in the direction। तो अब ये जो फ्लक्स यहाँ पर सेटअप होगा, अब आप देखिएगा ये जो फ्लक्स सेटअप होगा यहाँ पर I'll write this is phi1 dash। ये जो फ्लक्स यहाँ पे सेटअप होगा phi1 dash, that is going to be in the same direction, it is going to be in the same direction of main flux phi, but opposite direction to the phi2. So this phi1 dash will cancel this flux phi2 and will only get the flux phi in the transformer core. That's why this transformer is called constant flux machine. That's why the transformer is called, क्या बोला मैंने? Transformer is called the constant flux machine, or we can say the constant flux device, right? So this is the reason that why the transformer is called constant power device,
This is the reason that why we call transformer is a constant flux machine, right? This is the reason why we call transformer is a constant frequency machine, because this all things are going to be constant while transformer is going to operate from no load to the full load condition. तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर को एक नो लोड से स्टार्ट किया था और फुल लोड तक मैं यहाँ पर इसको लेके गया हूँ. दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर द नो लोड टू द फुल लोड कंडीशन. ठीक है, आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक देखिए. आपको फिर भी कहीं पर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके डाउट को मैं एज सुन एज क्लियर करूंगा, क्योंकि यदि इस चीज को आप समझ जाएंगे तो आगे जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं वीडियो, वहां पर हमें डील करना बहुत ही कंफर्टेबल होगा. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा. फिर भी कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.